हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विथ गुरुकुल के वनडे क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका पुलिस के एग्जाम होने वाला हो, चाहे एसआई के एग्जाम हो, जितने भी वनडे क्लासेस है, चाहे आरओआर के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक श्रृंखला जीएस का चालू करना बेटा, जिसका नाम है फास्ट टैग रिवीजन बैच। तो ध्यान देना, फास्ट टैग रिवीजन बैच की पूरी श्रृंखला आपको बना दूंगा। ताइए आज उसकी फर्स्ट क्लास है और इसमें उन्हीं टॉपिकों को लिया गया है जहां से बार बार आईओ क्वेश्चन पूछता है। ताइए फटाफट हम लोग रिवीजन की तरह क्लास को लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले बच्चे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास है, क्या कह रहा है, भारत में स्थानांतरित कृषि के स्थानांतरण नामों की सूची बताइए। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, जब कोई जैसे भूमि है, जंगल है, उस जंगल को जला दीजिए। जलाने से वो जो राख होता है, वही राख क्या करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है और उसे फर्टिलाइजर के कारण वहां पर खेती होती है। तो 2 से 3 साल तक वहां खेती होती है और जैसे इसके पैदावार खत्म हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़कर कुछ हिस्से वाले खेत को फिर से जला देते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। तो मतलब आग जलाकर फर्टिलाइजर को बढ़ाकर खेती करने की जो तकनीक होती है उसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए, क्या मैंने बताया कि किसी भी खेत को जलाकर वहां पे फर्टिलाइजर उत्पन्न कर करके खेती करने की तकनीक को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इन्हीं में बेटा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे इसी स्थानांतरित खेती को किन किन नामों से, कहाँ पर किस किस नामों से जानते हैं बेटा। तो आइए फटाफट डिवीजन करते हैं कि भारत के स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नामों की सूची, कहाँ पर इसे किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे झूम बेटा कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्व भारत में। तो उत्तर पूर्व भारत में से हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, झूम। वहीं बेवर या दहियार कहाँ कहते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के मध्य प्रदेश में। वहां क्या कहते हैं, इसी स्थानांतरित कृषि को बेवर या दहियार कहते हैं। दीपा कहाँ कहते हैं, बस्तर में कहते हैं। बस्तर कहाँ बेटा, छत्तीसगढ़ में है। जरा और एरका कहाँ कहते हैं, तो दक्षिणी राज्य में कहते हैं, दक्षिण भारत में चले जाएंगे। बन्ना या बत्रा कहाँ कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। वहीं पोंडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में। वहीं कमन, बिंगा और धाबी उड़ीसा में। तो ध्यान देना, कमन, बिंगा और धाबी उड़ीसा में, कुमारी केरल में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, बन्ना दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जरा और एरका दक्षिण राज्य में, दीपा बस्तर में, बेबर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसी तरीके से इसको विश्व में भी पूछा जाता है। आइए फट से विश्व वाले भी देख लेते हैं। बताइए अगला पॉइंट है कि विश्व में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम क्षेत्र। तो देखिएगा, रे कहाँ कहा जाता है, वियतनाम में। मसोले कहाँ कहा जाता है, कांगो में। फंग कहाँ कहा जाता है, भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोनको कहाँ कहते हैं, वेनेजुएला में। रोका कहाँ कहते हैं, ब्राजील में। चेतेमिनी कहाँ कहते हैं, युगांडा और जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। वही लादांग कहाँ कहते हैं, जावा और इंडोनेशिया में। तो ध्यान देना है, ये सभी विश्व में अगर स्थानांतरित खेती को कहाँ पे किस नाम से बुलाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला है। तो इसको आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए दूसरा टॉपिक बेटा, दूसरा टॉपिक हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया के 5 सबसे बड़े लौह अयस्क खाने। देखिएगा, जब अगर खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछता है तो लौह अयस्क खाने पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के 5 लौह अयस्क खाने कौन कौन से बच्चे, तो ध्यान देना है, माउंट न्यूमस संयुक्त उद्यम है, जिम्बल बार है, हब है, एरिया सी माइन है और साउथ फ्लैग परियोजना है और ग्रेटर टॉम प्राइमर माइन। ये 5 ऐसे हैं जो, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चे, इसको आप 5 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक, राइट। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवीजन है बेटा, रिवीजन की तरह चलेंगे। आइए अगला है अफ्रीका के 5 बड़े पर्वतों और अवरोही क्रम। तो ध्यान देना, अवरोही क्रम में हमको देखना है कौन से 5 बड़े पर्वत बेटा। देखो माउंट किलिमंजारो ध्यान देना कहाँ है, तंजानिया में है। कितनी उसकी ऊंचाई आपके सामने लिखा हुआ है। माउंट केन्या 5199 मीटर है। वहीं माउंट स्टेलनी कौन है, युगांडा और कांगो में है। वहीं पर माउंट स्पीके युगांडा में ही है और माउंट बेकर युगांडा। बड़ी खूबसूरती की बात है बच्चे कि आपको 3 युगांडा मिल जा रहे हैं, ये 3 के तीनों युगांडा मिल जा रहे हैं। बाकी 2 आपको याद करना है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट केन्या में। तो आपको यहाँ सिर्फ एक ही करना है बच्चे, बस। तो ये अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत आरोही क्रम में है, इनके ऊंचाई के आधार पर उनको क्रम में लगाया गया है, राइट। आइए अगला देखिए बच्चे, अगला हमारे पास है उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय की प्रमुख नदियां और उनकी स्थितियां। यहां से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ताइए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो सबसे बड़ी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसके बारे में खास बात क्या है, मिसिसिपी और मिसौरी को 2 अलग अलग नदियां हैं,
ध्यान देना है, मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब भारत में देखिए, विश्व में देखेंगे चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान है। पूछा गया बेटा, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा किस नदी की पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मिसिसिपी और मिसौरी नदी की, राइट। और यह बनाती है उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ रहती है बेटा? उत्तरी अमेरिका में। दूसरा कौन से है? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। जब आप देखेंगे मैक्सिको के उत्तरी अमेरिका के बच्चे मैप देखेंगे, आप देखेंगे इस तरीके से इसके जब मैप देखेंगे बेटा, तो यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है? ऊपर वाले यूएसके है और नीचे वाले ध्यान देना है, ऊपर वाले यूएसके, नीचे वाले क्या है बेटा? मैक्सिको। तो ध्यान देना, यूएसके और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा भी बनाती है। कौन सी? रियो डी ग्रांडे नदी, राइट। आइए अगला, इसी में तीसरी नदी है सेंट लॉरेंस नदी बेटा। सेंट लॉरेंस नदी से क्या है? सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात क्या है बेटा? खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम, अगर विश्व का सबसे व्यस्ततम नदी पूछेंगे तो कौन सा बेटा? सेंट लॉरेंस, मतलब व्यापार अधिकतम होता रहता है, समझ रहे हैं? तो विश्व का व्यस्ततम नदी है। आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात बेटा, पूछा गया है कितनी बार पेपर में, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, राइट। उसके बाद कौन है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व विख्यात ग्रेट कैनाल, तो ग्रेट कैनाल तथा हुबर बांध कोलोराडो ही नदी पर है। तो ध्यान देना, यहाँ से दो खास बातें बेटा, एक तो ग्रेट कैनन और हुबर बांध अगर पूछे कहाँ पर है तो कोलोराडो नदी पर है। तो ये ध्यान देना, अमेरिका की चार नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपसे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, रिवीजन करते रहिए इसी तरह। आइए अगला कौन सा है? भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र बेटा। कोयला क्षेत्र पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोयला से। देखो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से पाए जाते हैं इसके क्षेत्र भारत में? तो पश्चिम बंगाल बेटा रानीगंज है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है बेटा। तो सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? ध्यान देना, पश्चिम बंगाल है। झारखंड, ध्यान देना, झरिया सबसे बड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और करणपुरा और रामगढ़। तो ध्यान देना, झारखंड में ध्यान देना झरिया, जो झरिया है सबसे बड़ा कोयला खान है भारत की। वहीं उड़ीसा में ध्यान देना तालचेर, हिमगिरी और रामपुर है। उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी और रामपुर है। वहीं आंध्र प्रदेश में बेटा कांतापल्ली, कौन सा है? कांतापल्ली। और तेलंगाना में है सिंगरेनी। और छत्तीसगढ़ में बेटा कोरबा, विश्रामपुर और सोनहता और झिलमिल। अब ध्यान देना, यही से अगर क्वेश्चन पूछ लिया बेटा कोयला के बारे में, क्वेश्चन और याद कर लेना। कोयला कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एंथ्रोसाइट जो सबसे अच्छा होता है बेटा। दूसरा फिर कौन होता है? बिटुमिनस हो गया। तीसरा हो गया बेटा लिग्निट हो गया। और चौथा हो गया, ध्यान देना है, पीट कोयला। तो कोयला कुल 4 प्रकार के होते हैं, इनको कार्बन का आधार बांटा गया है। तो इसमें ध्यान देना है 80 से 85% कार्बन पाया जाता है, जो सबसे अच्छा हो जाता है। इसमें बेटा 60 से 70% पाया जाता है। इसमें ध्यान देना है 45 से 50% पाया जाता है। और वहीं 30 से 35% बेटा, 30 से 35%। तो जिसमें कार्बन जितना ज्यादा पाया जाएगा वो कोयला उतना अच्छा होता है। तो कोयला कुल 4 प्रकार के होते हैं, राइट। आइए, तो कोयला से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ उसकी कौन सी खाने पाई जाती है। तो एक ही बार में कोयला देख लीजिएगा। आइए अगला, अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। अब देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी बच्चे? तो ध्यान देना, नाइजर नदी। कौन सी है? नाइजर है। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से जानते हैं। इसे बेटा किस नदी के नाम से जानते हैं? तेल नदी के नाम से जानते हैं, ये विख्यात है। और ध्यान देना, यह गिनी मिया की खाड़ी में गिरती है। तो पूछ लेगा गिनी की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बेटा नाइजर। दूसरी कौन सी? जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका नदी है जो विक्टोरिया जलप्रपात, अगर पूछ ले विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर स्थित है बेटा। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। कांगो अथवा जायरे नदी, यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है बेटा। ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान देना, याद कर लेना बच्चे। मैं यही बना दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये ध्यान देना, भूमध्य रेखा हो गया, ऊपर कर्क रेखा हो गया और नीचे ध्यान देना मकर रेखा। तो ध्यान देना है, अगर आपसे कहा जाए तो ध्यान देना ये क्या कर रही है? विषुवत रेखा को कौन? कांगो
ये कांगो इसे कितनी बार काटती है बेटा? 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो ध्यान देना मकर रेखा को कौन सी नदी है? लिम्पोपो से 2 बार काटती है। और वही है बेटा माहे से कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार। तो माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे काटती है, जबकि लिम्पोपो 2 बार मकर रेखा काटती है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। अब विश्व प्रसिद्ध स्टैलिन तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात, अगर ध्यान देना स्टैलिन और लिविंगस्टोन, जो ध्यान देना लिविंगस्टोन वाला खिलाड़ी नहीं, ये बांध वाला है, इसी नदी पर स्थित है, ध्यान देना। अगला लिम्पोपो नदी के बारे में बेटा, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है। यह नदी मकर रेखा को भी बता दिया ऊपर है बेटा, मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो ये अफ्रीका कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, राइट। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए अगला, विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त का मतलब होता है बेटा गहराई। तो सबसे बड़ा गर्त कौन है? मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त। तो ध्यान देना बेटा, मैरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मैरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित होता है। इसकी गहराई 11,334 मीटर है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैरियाना गर्त कहाँ पे प्रशांत महासागर पाया जाता है और किस देश के? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है, या राइट। कितनी गहराई है? 11,334 मीटर है। दूसरा है बेटा टोंगा गर्त, दूसरा नंबर पर टोंगा। यह टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। और तीसरा है बेटा सुंडा गर्त, जो पहले जावा गर्त कहलाता था। इसी को पहले बेटा सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहते थे, ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर में का सबसे बड़ा गहरा बिंदु, अगर हिंद महासागर सबसे गहरा बिंदु करेंगे बेटा कौन सा? सुंडा गर्त, ठीक है। और दूसरा कौन सा लास्ट कौन है? विक्टोरिया गर्त। यह कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। तो याद रख लेना 4 गर्त, मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त और सुंडा गर्त और प्यूटोरिका गर्त। सुंडा गर्त और इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ये दोनों ज्यादा बनते हैं पेपर में आपके सबसे ज्यादा, ठीक है। आइए इस श्रृंखला का अगला बेटा भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियां। देखो मिट्टियों में तो बहुत सारे हैं, 4 हैं, ध्यान देना है। जरूर मिट्टी आपको पढ़ना है, काली मिट्टी पढ़ना है, लाल मिट्टी पढ़ना है और कौन सी पढ़नी है? मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ना है। मिट्टी कुल 8 प्रकार की होती है। ICAR के तहत मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया है। जब सवाल पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल तो हम बता दूंगा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन बोलूंगा। लाल और पीली मिट्टी, ध्यान देना, वे मुख्यतः रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। किससे बनती है बेटा? आपसे पूछ लेता, आग्नेय चट्टानों से बनती है। ये दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करते हैं, पाए जाते हैं। ये मिट्टियां पोटास में समृद्ध होती हैं, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तीनों की ध्यान देना बेटा, इसके अंदर मैग्नीशियम की ऑलरेडी की क्या होती है? कमी होती है, लाल मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट कौन सी मिट्टी है बेटा? यहीं पर काली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने वाला गुण होता है। इसे रेगूर या कपासी या उष्णकटिबंधीय चेनोरजम भी कहा जाता है। कई बार इसके नाम पूछेंगे बेटा, तो इसे ध्यान से सोता जुताई वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेनोरजम भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी से गहन खेती की जाती है। वहीं यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है, राइट। समानतः इनमें फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। बेटा भारत में NPK याद कर लीजिएगा, कोई भी सवाल पढ़िएगा NPK की हमेशा कमी मिलेगी आपको, राइट, कमी होती है। लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी मिट्टी कौन सी इंपॉर्टेंट बेटा हमारे लिए? तीसरी है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निश्चलन से बनती है। लेटराइट मिट्टी क्या होती है बेटा? जब इसमें पानी लगातार होता है तो पानी होने से छन के नीचे चली जाती है और वही ऊपर जो मिट्टी बनती है उन्हीं को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना, कार्बोनिक तत्वों की क्या होती है बच्चे? कमी होती है, मिलती है, ठीक। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों, सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों पर पाई जाती है, राइट, याद रखिएगा। तो ये भारत की मिट्टी है लेटराइट की, इसको पढ़ लीजिए बेटा। अगला
आप पढ़ लीजिएगा। अगला आ जाएगा यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। अभी आपको अफ्रीका की नदियां बताया था बेटा, गढ़ बताया था। अब आइए यूरोप की प्रमुख नदियां, ध्यान दीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे बेटा वोल्गा नदी। यह रूस की बलदाई पहाड़ियों से निकलती है, रूस के बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? कुल कितने देश है बेटा? चलो मैं 5 बता दे रहा हूँ, 5 है, उनके नाम बताना। अब कुल में स्थान बनेगा, मिलेगा आपको। सीमा बनाते हैं, गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी बेटा, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, याद कर लेंगे। वोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है, ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति और व्यापार और नौवहन के लिए आवश्यक है बेटा। तो ध्यान देना, कैस्पियन सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने की काम कौन करती है? वोल्गा नदी। दूसरा कौन सा बेटा? लोयर नदी। फ्रांसीसी सेवेनेस पर्वतमाला लोयर नदी का स्रोत है, जो अटलांटिक महासागरों में जाके गिरती है। मतलब अपना पानी कहाँ गिरती है बेटा? अटलांटिक महासागर में जाती है, राइट। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी, अगर फ्रांस की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सा बेटा? लोयर नदी, ठीक है। आइए अगला डैन्यूब नदी बेटा, होता है डैन्यूब नदी, ठीक है। तो ध्यान देना, से नीचे लिखा भी है बेटा, डैन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, बेटा ब्लैक फॉरेस्ट पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है, तो जर्मनी पाया जाता है, से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पानी गिरती है बेटा? काला सागर में जाती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहला कौन सा हो गया? वोल्गा, और दूसरा कौन सा हो गया? डैन्यूब। यह व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर गुजरती है। लगभग कितने देशों से गुजरती है बेटा? 10 देशों से, जो व्यापार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। डैन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और ध्यान दें, जो डैन्यूब डेल्टा है इसको कहाँ शामिल किया गया बेटा? तो ध्यान देना है, यूनेस्को में इसमें शामिल कर दिया गया है, यूनेस्को में सूची में से भी शामिल कर दिया, विश्व धरोहर की सूची में, राइट। ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी वाले। अगला यूरोप की और नदियां कौन सी बेटा? राइन नदी। कौन सी है बच्चे? राइन नदी स्विस आल्पस से अपनी उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। जर्मनी को नीदरलैंड से अलग कौन करती है? तो राइन करती है। कौन करती है बच्चे? राइन। यह यूरोप के सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण जलवायुओं में से एक है, जो 1233 किलोमीटर पर फैला हुआ है। लगभग कितना फैला हुआ बेटा? 1235। तो पूछ लेगा आपको कि ध्यान देना है, जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। दूसरा कौन सा बच्चे? पो नदी। ये इतालवी कोटियन आल्प्स पर्वत पे नदी का स्रोत है, जो एडियाटिक सागर में जाकर अपने पानी को डिपॉजिट करती है, गिराती है। मुहाना, यह इटली की सबसे लंबी नदी बेटा, ये इटली की क्या है? पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 652 किलोमीटर अधिक है। 652 किलोमीटर से क्या बच्चे? अधिक है। तो ध्यान देना, पो नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी, 4 नदी हमने देखा। इसके बाद देखिए बेटा, एक पॉइंट और ले हम लोग, देखिएगा संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अब यहाँ बेटा ये संशोधन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए संशोधन की बात करेंगे तो ध्यान देना, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 कब हुआ था? 71 में। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति, इसके तहत क्या हुआ था? जो फंडामेंटल राइट ड्यूटी है बेटा, फंडामेंटल राइट्स है, तो जो फंडामेंटल या फार है बेटा, ये ध्यान देना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो ध्यान देना, आर्टिकल 12 से 35 है। इस संशोधन के तहत संसद को मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने की शक्ति मिल गई। जैसे देखिए आप इसी में बेटा, जब फंडामेंटल राइट्स में आरक्षण जैसे शब्द को जोड़ा गया, राइट। आर्टिकल 15 और 16 अभी पढ़ाया जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 कब हुआ बेटा? इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर बेटा 18 साल की गई। पहले कितना था? 21 साल था, अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 साल कर दिया गया है, ठीक। वहीं 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। कब हुआ है? 90 में। इसके साथ क्या हुआ है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग शामिल करने के संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। क्योंकि आर्टिकल 338 में बेटा अनुसूचित जाति के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें संशोधन ध्यान देना किया गया है। किसमें? 65वां संशोधन अधिनियम 1990 में। वहीं 69वां संशोधन अधिनियम 1900 क्या हुआ बेटा? 91 में हुआ है। ये 17वीं सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान
के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। मात्र ध्यान देना, टोटल हमारे पास कितनी वर्तमान में यूटी है बेटा, तो ध्यान देना है, अगर यूटी पहले पूछेंगे तो 2019 के पहले कितने थे बेटा, हमारे पास 7 थे। और फिर 31 दिसंबर 2019 के बाद कितने हो गए, 9 हो गए। और वही 26 जनवरी 2020 के बाद 26 जनवरी 2020 के बाद हमारे पास अब इस वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से बाकी जगह पे राज्यपाल का शासन होता है, राज्यपाल या गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाता है। पर 2 ऐसे यूटी है केंद्र शासित प्रदेशों में, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, जहां पे बेटा ध्यान देना है चुनाव होता है, विधानसभा है। बाकी किसी भी यूनाइटेड टेरिटरी में कहीं भी इलेक्शन नहीं होता है, वहां पे क्या कर सकते हैं, गवर्नरों के माध्यम से शासन प्रशासन संचालन होता है। पर दैट्स व्हाई एट द यूटी एंड द दिल्ली एंड द पुडुचेरी, ये दोनों जगह पे ध्यान देना है आपको, क्या है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, विधानसभा की गठन की गई है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, याद रखेंगे बच्चे, ध्यान देना है। तो यहाँ से ये इसको पॉइंट को आप याद कर सकते। कहाँ चले गए भाई तुम, कैसे घसक गया यार, चलो कोई बात नहीं, आइए। और अगला देखते हैं बेटा, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद बेटा, यहाँ से ध्यान देना है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसे अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब भारत में आप हैं, भारत के अगर नागरिक हैं तो आपको सीधा सीधा ये पावर मिलता है, आप चाहे जिस भी धर्म को चाहे आराम से स्वीकार कर सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। कहने मतलब ये है कि आप हिंदू है हिंदू धर्म अपनाइए, मुसलमान है तो मुसलमान का अपनाइए, जिसका मन करे इसका करिए। हमारे यहाँ कोई भी पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, हम लोग सेकुलरिज्म कंट्री है। हमारे यहाँ किसी भी विशेष धर्म की प्रश्रय नहीं दिया जाता है, हमारे पास सभी धर्मों को मानने की आजादी है, आप जिस धर्म को माने। पर हाँ, कोई भी धर्म जबरदस्ती जबरन अगर कोई आपको परिवर्तित करने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति अगर कोई संस्था होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। पर आप स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, मानने के लिए आप बाध्य बच्चे, राइट। तो ध्यान देना, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार है, सभी के लिए समान समानता की बात की गई है, कोई विशेष धर्म हमारे यहाँ नहीं है, राइट। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 26 में कहता है व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता, यहाँ तक कि धर्म भी है और आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, अगर इस्लाम धर्म के हैं तो इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। पर हाँ, जो भी धर्म का प्रचार करेंगे वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रचार करिए। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है तो धर्म को अपने अप्लाई करेगा, नहीं अच्छा लगता है नहीं करेगा, वो अपनी जगह की बात है कि नहीं, समझिएगा। अनुच्छेद 27 बेटा, किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रख रखाव के लिए हो। ध्यान देना, इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रख रखाव के लिए हो, मतलब जबरदस्ती किसी भी धर्म को मानने के लिए आरोपित नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे मोटे तौर पर बात समझो। अगला अनुच्छेद 28, किसी भी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो भारत सरकार द्वारा अगर कोई भी स्कूल चल रही है तो वहां पर्टिकुलर किसी धर्म की जानकारी नहीं दी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, समझ रहे हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पाते होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति मदद करते होंगे, तो वहां किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा बेटा, ये जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण की बात किसमें की, 29 में किया गया है। अनुच्छेद इसमें कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान तथा प्रशासन करने का अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, वो अपने लिए पर्सनल शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, और जो पर्सनल शिक्षा संस्थान होते हैं वो पर्टिकुलर अपने विशेष धर्मों की जानकारी दे सकते हैं। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राइट, क्योंकि जहां सरकार वही हस्तक्षेप करेगी जहां पे वो वित्त पोषित होती है या जहां पे सरकार उन्हें मदद करती होगी। तो इससे धर्म से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है, और यहाँ से आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अब इसे जरूर देख लीजिएगा। आइए, अगला टॉपिक हमारे पास है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य बेटा, कई बार पूछा गया है। तो 1562 में अकबर ने क्या किया था बेटा, दास प्रथा का अंत किया था। वही 1562 में अकबर के हरम दल से मुक्ति, जो पेटीकोट वाला शासन था बेटा। 1563 में तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया गया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया बेटा, ध्यान देना, जजिया कर बड़ी अच्छी सुल्तान थी ये, ध्यान देना, कभी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में कहानी समझाऊंगा आपको। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया गया था। आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया गया था कब, 1571 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना,
पूछा जाएगा 1575 में किसकी स्थापना की गई? इबादत खाने का। 1579 में मजहर की घोषणा, मजहर बताऊंगा बेटा क्या होता है कभी, अभी याद करो। 1580 में 10 साला प्रणाली की स्थापना टोडरमल के द्वारा किया गया था। वही 1582 में दीन ए इलाही नामक की घोषणा की गई थी। ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अकबर से, तो आप याद रखिए बेटा। 1562 में दास प्रथा, 1562 में अकबर के हरम दल से मुक्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, 1564 में जर्जिया कर समाप्ति, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थापित करना, 1575 में इबादत खाने की स्थापना, 1579 में मजहर की घोषणा, 1580 में 10 साला प्रणाली की घोषणा और 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा। ये सारी बातें याद रखिएगा, राइट। आइए अगला महत्वपूर्ण अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन। जैसे हाथी गुफा अभिलेख किसका बेटा? कलिंगराज खालवेर का है। वही जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसकी है? रुद्रदामन की है। नासिक अभिलेख किसकी है? गौतमी बलसिरी की है। प्रयाग स्तंभ लेख किसकी है? समुद्रगुप्त की है। ऐहोल अभिलेख किसकी है? पुलकेशिन सेकंड की है। मंदसौर अभिलेख किसकी बेटा? मालवा नरेश यशोध वर्मन की है। ग्वालियर अभिलेख किसकी है? प्रतिहार नरेश भोज की है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी बेटा देखो जूनागढ़ एक यहाँ है, जूनागढ़ ऊपर है, ये भीतरी है एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त की है। वहीं देवपाड़ा अभिलेख किसकी है? बंगाल शासक विजय सेन की है। तो कई बार पूछ लेता है किस अभिलेख के तहत किसकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ ध्यान देना, ये इधर अभिलेख इधर जानकारी है। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल की, वही रुद्रदामन जूनागढ़ से, इनसे भी मिलती है। आइए पेशवाओं के काल, जब मराठा साम्राज्य बेटा पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य ध्यान देना, मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य बेटा ध्यान देना है, पूछा जाए बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल 17 कब था? 1713 से लेकर 20 तक है बेटा। बाजीराव प्रथम का 1720 से 40 तक है। बाजीराव का 1740 से 61 है। नाना साहब पानीपत के तीसरे युद्ध में ध्यान देना 14 जनवरी कब हुआ था? 1761 में। माधवराव प्रथम का 1761 से 72 में है। नारायण राव का इतने से क्या है? 72 से 73 है। माधव नारायण राव का 74 से 75 95 बेटा। अब बाजीराव द्वितीय का कितना है? 95 से 18। अभी हाल में आया ना छावा मूवी, वो किस पे रिलेटेड बेटा? तो ध्यान देना है इसी मराठा साम्राज्य पे है। अब अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अगर पस्त हुए किसी से तो किससे हुए थे? मराठों से हुए थे। थोड़ी सी कहीं न कहीं छोटी छोटी गलतियां थी जो अंग्रेजों को आगे परिपूर्ण कर दिए, नहीं मराठा अंग्रेजों को तो उसी समय समाप्त कर दिए थे बेटा। बहुत अच्छे थे मराठा। अगला बेटा एक तरीके से कह सकते हैं जो मुगल सल्तनत है शुरुआती समय तो बहुत अच्छा था, पर लास्ट में जब पतन होने लगता है तो उसमें राजाओं के क्रम पूछता है, तो आपसे पूछ लेगा तो दूसरा कौन सा बेटा? बहादुर शाह था। कब से? 1207 से लेकर 1712 में। शाह ये बेखबर इसे कहा जाता था, इसके हम लोग क्या कहते थे? शाह ये बेखबर। वही जहादार शाह जो था कब से कब था बेटा? 12 से 13 था। इसे लंपट मूर्ख पूछा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहादार साहब को। फर्रुखसियत 1713 से 19 तक था घिड़ कायर, यही तो बेटा फर्रुखसियत जो था अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया था, जिससे अंग्रेजों के व्यापार का अधिपत्य भारत में बड़ी तेजी से बढ़ गए थे फर्रुखसियत के समय ही। मोहम्मद शाह कब था? 19 से 48 तक था, इसे रंगीला शासक कहते थे। इसके बाद अहमद शाह था, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड एंड बहादुर शाह जफर। तो लास्ट शासक कौन था मुगल सल्तनत का? बहादुर शाह जफर था, पूछ सकता है। तो बहादुर शाह जफर बेटा ध्यान देना है अंतिम शासक था, राइट, याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए ठीक है, तो ये सारे बेटा आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जारी जितने सारे क्वेश्चन थे आपको जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं, तो ऐसे ही हम आपको फास्ट टेक जीके रिवीजन में आपको श्रृंखला इसकी मैं बना दूंगा, और वहां से आप पूरे जीके को आप रिवीजन कर सकते हैं ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।